बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। हिंदुस्तानी सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, तेलंगाना में किसकी हुकूमत बनेगी, इस ताल्लुक से तजस्सुस या सस्पेंस मंगल को खत्म हो जाएगा और वोटों की गिनती होगी। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान के खिलाफ नाटो जैसा इत्तेहाद बनाएंगे, सऊदी अरब ने किया ऐलान। कहा अमेरिका से बातचीत हो रही है। इत्तेहाद का नाम मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा। जीसीसी मीटिंग के बाद आदिल अल जुबैर ने किया बाकायदा ऐलान। जीसीसी समिट में कतर मामला हल नहीं हो सका। शाह सलमान ने ईरान पर लगाया अरब मुल्कों में दखल अंदाजी और दहशतगर्दी का इल्जाम। अल-हूसियों ने कहा यमन बहरान हल करने के लिए मजीद बातचीत करेंगे। स्वीडन से मिले अच्छे इशारे। सऊदी अरब ने खशोगी केस के मुल्ज़मीन को तुर्की के हवाले करने से इनकार कर दिया। मकतूल जर्नलिस्ट की मंगेतर ने कहा इंसाफ मिलने तक लड़ेंगी। विजय माल्या को हिंदुस्तान के हवाले किया जा सकता है। बरतानिया की अदालत का फैसला। किंगफिशर चीफ के पास अपील के लिए है 14 दिन का वक्त। तेलंगाना और दूसरी रियासतों में मंगल को होगी वोटों की गिनती। नतीजों पर टिकी है पूरे हिंदुस्तान की नजरें। असद ओवैसी ने की केसीआर से मुलाकात। दिल्ली में भी जबरदस्त सरगर्मियां। हुकूमत आरबीआई इख्तिलाफात के बीच उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने कहा जमहूरी इदारों पर चौकीदार के हमलों का नतीजा है। राम मंदिर शोर के बीच मंगल से शुरू होगा पार्लियामेंट का सरमाई सेशन। राफेल डील और दूसरे मसाइल पर हंगामों का इम्कान। मरकजी वजीर उपेंद्र कुशवाहा ने दिया इस्तीफा। एडिलीड में हिंदुस्तान की तारीखी जीत। ऑस्ट्रेलिया को 31 रन से हराया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि सऊदी अरब ईरान का मुकाबला करने के लिए अरब मुल्कों के सिक्योरिटी इत्तेहाद के बारे में अमेरिका से बातचीत कर रहा है। रियाद में मीडिया से बातचीत करते हुए आदिल अल जुबैर ने कहा कि यह समझौता नाटो की तरह होगा और इसका मकसद मिडिल ईस्ट को गैर मुल्की जारहियत से बचाना है। जीसीसी समिट के बाद खिताब करते हुए वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका और खलीजी मुल्क इस ताल्लुक से बातचीत कर रहे हैं और मुख्तलिफ नजरियात पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कोशिशों का मकसद मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात को मजबूत करना है। सऊदी वजीर ने कहा कि इस समझौते में इजिप्ट को भी शामिल किया जाएगा और इस इत्तेहाद का नाम मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस या मेसा होगा। कई दिनों से इस तरह की खबरें आ रही थीं और अब खुद सऊदी अरब के वजीर खारजा ने इन खबरों की तस्दीक की। अमेरिका के डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी टिम लिंडर किंग ने इतवार को मिडिल ईस्ट का दौरा किया और अरब लीडर्स को इस मंसूबे के ताल्लुक से कायल किया। इस इत्तेहाद में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, इजिप्ट, जॉर्डन और अमेरिका शामिल होंगे। पिछले साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद का दौरा करते हुए ऐसे इत्तेहाद की तजवीज पेश की थी। अमेरिका में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के बारे में जमाल खशोगी कत्ल केस के पस मंजर में हुकूमत पर काफी तनकीदें की जा रही हैं। सऊदी अरब के दारुल रियाद में खलीजी मुल्कों की तंजीम जीसीसी की मीटिंग हुई, जिसमें खलीज बहरान को हल करने के हवाले से कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ये जीसीसी की 39वीं छोटी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कतर बहरान को हल करने के ताल्लुक से कोई पहल नहीं की गई। पिछले साल जून में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर के साथ ताल्लुकात तोड़ लिए थे और उस पर दहशतगर्दी की मदद का इल्जाम लगाया था। इन मुल्कों ने कतर की जमीनी, हवाई और समंदरी नाकाबंदी भी की थी। कतर ने इन इल्जामात को हमेशा रद्द किया है।
सऊदी अरब के शाह सलमान ने कहा है कि वो खलीजी मुल्कों के इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहते हैं। शाह सलमान ने जीसीसी कॉन्फ्रेंस में रुकन मुल्कों के लीडर्स का इस्तकबाल करते हुए ये बात कही। इनमें यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर शामिल है, लेकिन कतर के अमीर शेख हमाद ने इस समिट में हिस्सा नहीं लिया। शाह सलमान ने रियाद में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में अरब मुल्कों में ईरान की दखल अंदाजी का मसला उठाया और उस पर दहशत गर्दों की मदद का इल्जाम लगाया। बाद में रियाद डिक्लेरेशन जारी किया गया जिसमें खलीजी मुल्कों के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया गया। रुकन मुल्कों ने फलस्तीन कॉज के लिए ताईद जारी रखने का वादा किया। इसके अलावा सीरिया बहरान और यमन जंग को हल करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कतर को वार्निंग दी है और कहा है कि वो अपनी मनफी पॉलिसियां छोड़ दे जिसके नतीजे में उसे जीसीसी में बहाल किया जा सकता है। कतर की तरफ से एक वजीर ने जीसीसी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। कतर के मुमलिकती वजीर खारजा सुल्तान अल मुरैकी ने जीसीसी समिट में कतर डेलीगेशन की क़यादत की। यमन के अलहूसियों ने कहा कि वो स्वीडन बातचीत की कामयाबी की सूरत में बहरान को हल करने के लिए मजीद बातचीत के लिए तैयार हैं। अलहूसियों की अंसारुल्लाह तहरीक के तर्जुमान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में हम नए राउंड्स की बातचीत कर सकते हैं। स्वीडन के एक गांव में होने वाली बातचीत के मौके पर अलहूसी तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने सना एयरपोर्ट को खोलने की जरूरत पर जोर दिया। तकरीबन 3 साल से सना एयरपोर्ट में कई ऑपरेशंस बंद हैं। ऐसी खबरें हैं कि स्वीडन में इमदादी सामान की मुंतकली के ताल्लुक से अच्छी बातचीत हुई। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे मार्टिन ग्रिफ्स ने एक मुख्तसर बयान जारी करते हुए कहा कि दोनों फरीकों ने मुस्बत जज्बे का मुजाहरा किया। दोनों तरफ से संजीदा बातचीत की गई और एतमाद पैदा करने वाले कदम उठाने से इत्तेफाक किया गया। उन्होंने कहा कि बातचीत के जारिया दौर में किसी अच्छी कामयाबी की उम्मीद है। सीरिया के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस कुर्दों की मदद से बाज मकामात पर गैर कानूनी खुदाई कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल म्यूजियम्स और आसार कदीमा महमूद ने साना न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि यह खुदाई मनबिज के करीब हो रही है। सीरिया के सदर बशर अल असद ने कहा कि इसराइल कुछ महीने पहले रशिया के हवाई जहाज की तबाही का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि झड़प के दौरान इसराइल ने ऐसे हालात पैदा किए जिसकी वजह से रशिया का जेट जद में आ गया। इसराइल से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक फौजी को एक माजूर फलस्तीनी को गोली मारते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इसराइली फौज ने दावा किया था कि यह फलस्तीनी मगरबी किनारे में झड़पों के दौरान हलाक हुआ। 22 साल मोहम्मद हुस्साम हवाली की हलाकत का वाकया 4 दिसंबर को पेश आया था। इसराइली मीडिया में कहा गया कि मगरबी किनारे के रामल्ला में नामालूम लोगों की फायरिंग में कम से कम 6 यहूदी आबादकार जख्मी हुए। बास खबरों में जख्मियों की तादाद 9 बताई गई और कहा गया कि बास की हालत नाजुक है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के हवाई जहाज अब ओमान के आसमानों से उड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ओमान ने इस बात की इजाजत दे दी है। हाल ही में उन्होंने ओमान का दौरा किया था। नेतन्याहू ने कहा कि वो सऊदी अरब से भी ऐसी ही इजाजत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली मीडिया में नेतन्याहू के हवाले से ये बात कही गई। इराक में आईसिस की शिकस्त का 1 साल पूरा हो गया है। इस मुनासिबत से कौमी दिन मनाया गया। हुकूमत ने छुट्टी का ऐलान किया और तमाम इराकियों से कहा कि वो जश्न में शामिल हों। वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी ने कहा कि इराक में दहशतगर्दी और बुराई की ताकतों के खिलाफ बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई। इराक के सदर ने भी ऐसे ही रिमार्क्स किए। 9 दिसंबर 2017 को उस वक्त के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने आईसिस के खिलाफ फतह का ऐलान किया था। आईसिस ने सीरिया और इराक के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अपनी खिलाफत का ऐलान किया था। सऊदी अरब ने जमाल खशोगी कत्ल केस के मुलजिमीन को तुर्की हवाले करने से इनकार कर दिया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि हम अपने शहरियों को किसी के हवाले नहीं करेंगे। हाल ही में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने मुलजिमीन को हवाले करने का मुतालबा किया था। 4 शंबे को तुर्की की एक अदालत ने इन मुलजिमीन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सऊदी अरब ने जमाल खशोगी कत्ल केस के सिलसिले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया। तुर्की ने जिन लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया उनमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के करीबी ओहदेदार अहमद अल असीरी और सऊद अल क़हतानी शामिल है। आदिल अल जुबैर के हवाले से न्यूज एजेंसी एएफपी ने कहा कि तुर्की के ओहदेदार हमारी उम्मीदों के मुताबिक तहकीकात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा था कि हमें सबूत दिए जाएं जो हम अदालत में इस्तेमाल कर सकें। जमाल खशोगी की मंगेतर ने यह बात दोहराई है कि कातिलों की पहचान की जाए और उन पर मुकदमा चलाया जाए। अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए हातिस मेंगिस ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगी कि इस कत्ल के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंसाफ की आलमी अदालत से कहा कि वो नाइजीरिया में सरकारी फौज और बोको हराम मिलिटेंट्स दोनों की तरफ से की गई ज्यादतियों की तहकीकात करे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नाइजीरिया की हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने में नाकाम रही है।
ایسے اشارے ملے ہیں کہ برطانیہ نے بریگزٹ ڈیل پر پارلیمنٹ میں ووٹنگ کو ملتوی کر دیا۔ اس تعلق سے وزیر اعظم تھریسا مے اعلان کرنے والی ہیں۔ امریکہ میں برف کے طوفان کی وجہ سے کم ایک شخص ہلاک ہو گئے اور 30 لاکھ سے زیادہ لوگ بجلی سے محروم ہو گئے۔ نارتھ کیرولائنا، ورجینیا، ساؤتھ ویسٹ ورجینیا بری طرح متاثر ہوئے، جہاں جم کر برف باری ہوئی۔ ڈگلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 1000 سے زیادہ فلائٹس کو کینسل کیا گیا، جو امریکہ کا چھٹا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے۔ اس علاقے کے دوسرے ایئرپورٹس بھی متاثر ہوئے۔ پاکستان کے کراچی شہر میں ایم کیو ایم کی ایک میٹنگ کے دوران دھماکہ ہوا، جس میں 6 لوگ زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں ایک عورت بھی شامل ہے۔ دنیا بھر سے وقت کے چھوٹے سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ ایران کے خلاف نیٹو جیسا اتحاد بنائیں گے، سعودی عرب نے کیا اعلان، کہا امریکہ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اتحاد کا نام مڈل ایسٹ اسٹریٹجک الائنس ہوگا۔ جی سی سی میٹنگ کے بعد عادل الجبیر نے کیا باقاعدہ اعلان۔ جی سی سی سمٹ میں قطر معاملہ حل نہیں ہو سکا، شاہ سلمان نے ایران پر لگایا عرب ملکوں میں دخل اندازی اور دہشت گردی کا الزام۔ الحوثیوں نے کہا یمن بحران حل کرنے کے لیے مزید بات چیت کریں گے، سویڈن سے ملے اچھے اشارے۔ سعودی عرب نے خشوگی کیس کے ملزمین کو ترکی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، مقتول جرنلسٹ کی منگیتر نے کہا انصاف ملنے تک لڑیں گی۔ وجے مالیا کو ہندوستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے، برطانیہ کی عدالت کا فیصلہ، کنگ فشر چیف کے پاس اپیل کے لیے ہے 14 دن کا وقت۔ تلنگانہ اور دوسری ریاستوں میں منگل کو ہوگی ووٹوں کی گنتی، نتیجوں پر ٹکی ہے پورے ہندوستان کی نظریں۔ اسد اویسی نے کی کے سی آر سے ملاقات، دہلی میں بھی زبردست سرگرمیاں۔ حکومت آر بی آئی اختلافات کے بیچ اریجیت پٹیل نے استعفیٰ دے دیا، کانگریس نے کہا جمہوری اداروں پر چوکیدار کے حملوں کا نتیجہ ہے۔ رام مندر شور کے بیچ منگل سے شروع ہوگا پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن، رافیل ڈیل اور دوسرے مسائل پر ہنگاموں کا امکان، مرکزی وزیر اپیندر کشواہا نے دیا استعفیٰ۔ بلیٹن کے اس حصے میں پہلے دیکھتے ہیں انڈیا کی خبریں، شروعات کرتے ہیں الیکشن سے۔ تلنگانہ، راجستھان، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور میزورم کے اسمبلی الیکشنز کے ووٹوں کی گنتی منگل کو ہوگی، جس کے لیے تمام انتظامات پورے کر لیے گئے ہیں۔ ان نتیجوں پر پورے ہندوستان کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ تلنگانہ میں گنتی کے لیے 43 سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو 3 سطحی سیکیورٹی میں رکھا گیا ہے۔ 24 گھنٹے سخت نگرانی میں ان ای وی ایمز کو اسٹرانگ رومز میں رکھا گیا ہے، جہاں سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں۔ جمعے کو تلنگانہ میں ووٹنگ ہوئی تھی، جس میں 73.2% ووٹرز نے ووٹ دیا۔ جہاں تلنگانہ ریاست میں ووٹنگ کا فیصد متاثر کن رہا، وہیں شہر حیدرآباد میں یہ فیصد نسبتاً کم رہا۔
तकरीबन एग्जिट पोल्स में टीआरएस की कामयाबी की पेश क़यासी की गई है, लेकिन बाज़ गोशों की तरफ से हंग असम्बली के अंदाजे जाहिर किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस लीडर लगड़पट्टी राजगोपाल के सर्वे में राय जाहिर की गई है कि कांग्रेस की क़यादत वाला प्रजा कुटुंबी इत्तेहाद कामयाबी हासिल करेगा। वोटिंग के बाद से ही एग्जिट पोल्स पर ही तमाम महफिलों और मीटिंग्स और चबूतरों में बहस हो रही है। अब यह सस्पेंस कुछ घंटों बाद खत्म हो जाएगा। टीआरएस और प्रजा कुटुंबी दोनों ने यकीन जाहिर किया है कि वो कामयाबी हासिल करेंगे। दूसरी तरफ हंग असम्बली के अंदाजों के बीच बीजेपी ने पेशकश की है कि अगर टीआरएस मजलिस से ताल्लुक तोड़ ले तो वो टीआरएस का साथ देने के लिए तैयार है। हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 8 असम्बली हलकों से मुकाबला किया। इन हलकों के नतीजे भी दिलचस्पी का मौजू बने हुए हैं। इन 5 रियासतों के इलेक्शंस को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की हैसियत हासिल है। कई लोग इसे बीजेपी और एनडीए के मुस्तकबिल के हवाले से देख रहे हैं। इन इलेक्शंस में बीजेपी की तरफ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी, पार्टी सदर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने सरगर्मी से मुहिम चलाई। वोटों की गिनती से एक दिन पहले तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने दिल्ली में एआईसीसी सदर राहुल गांधी से मुलाकात की। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर दावा किया कि टीआरएस अपने बल पर हुकूमत बनाएगी। असद ओवैसी ने पीर को तेलंगाना के कारगुजार चीफ मिनिस्टर और टीआरएस लीडर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर सदर मजलिस ने कहा कि वो टीआरएस के साथ खड़े रहेंगे। असद ओवैसी और केसीआर की मुलाकात के बारे में कई तरह की क़यासारियां शुरू हो गई हैं। असद ओवैसी बाइक पर केसीआर से मुलाकात के लिए पहुंचे। जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से मेरी मुलाकात हुई और मुझे पूरा यकीन है कि तेलंगाना की आवाम उनको दोबारा कल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना के इस अजीम ओहदे पर फायज करेगी। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इंशाअल्लाह कल जब नतीजे आएंगे के चंद्रशेखर राव दोबारा तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और वो गवर्नमेंट बनाएंगे बगैर किसी सपोर्ट के। और एमआईएम पार्टी केसीआर के साथ खड़ी है और मुझे उसका पूरा यकीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस दौरान टीआरएस ने हंग असेंबली की सूरत में बीजेपी की मदद की पेशकश रद्द कर दी है। 5 रियासतों में असेंबली इलेक्शंस के नतीजों से पहले मुल्क भर में अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस हवाले से तेलुगु देशम के सदर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू काफी सरगर्म हैं। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल और दूसरों के साथ चंद्रबाबू नायडू की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में हिस्सा लिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती और समाजवादी पार्टी लीडर अखिलेश यादव इस मीटिंग से दूर रहे। 13 जमातों के लीडर्स ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जिनमें राहुल गांधी भी शामिल है। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन मंगल से शुरू होगा। 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये आखिरी मुकम्मल पार्लियामेंट सेशन है। उम्मीद की जा रही है कि इस सेशन में कई अहम बिल्स पेश किए जाएंगे। हुकूमत पर बाज़ गोशों की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस या कानून लाने के लिए काफी दबाव है। पार्लियामेंट के इस सरमाई सेशन में राइफल डील और दूसरे मसाइल पर खूब हंगामा होने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सियासी जमातों से कहा है कि पार्लियामेंट सेशन को पुरसुकून बनाने के लिए अच्छा माहौल पैदा करें। सेशन से पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, जिससे खिताब करते हुए मोदी ने यह बात कही। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने मरकजी वजीर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले मुमलिकती वजीर फरोग इंसानी वसाइल की हैसियत से इस्तीफा दिया। वो कई दिनों से बीजेपी पर तनकीदें कर रहे थे। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजने के बाद कहा कि मैंने एनडीए को छोड़ दिया है, मेरे सामने दूसरे ऑप्शंस खुले हैं। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि आपकी लीडरशिप से मुझे मायूसी हुई और दगाबाजी का एहसास हुआ। मरकजी वजीर ने यह इस्तीफा एक ऐसे वक्त दिया है जब जल्द ही पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं और जैसा कि हमने बताया एक दिन बाद ही पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है। इस इस्तीफे को एनडीए के लिए एक धक्का समझा जा रहा है। उर्जित पटेल ने आरबीआई गवर्नर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के लिए शख्सी वजूहात को जिम्मेदार बताया। उर्जित पटेल ने कहा कि मैंने शख्सी वजूहात की बिना पर इस्तीफा देने का फैसला किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की हैसियत से उन्होंने काम किया और दूसरी हैसियतों से भी उन्होंने काम किया, जो उनके लिए एजाज की बात है। उन्होंने आरबीआई स्टाफ, ऑफिसर्स और मैनेजमेंट की तारीफ की और उनका शुक्रिया अदा किया। उर्जित पटेल को सितंबर 2016 में आरबीआई के 24वें गवर्नर की हैसियत से मुकर्रर किया गया था।
ان کا ٹرم 3 سال کا تھا اور یہ ٹرم 2019 میں ختم ہونے والا تھا۔ بعض رپورٹس کے مطابق اریجیت پٹیل نے نوٹ بندی کی بھی مخالفت کی تھی۔ کانگریس نے اریجیت پٹیل کے استعفے پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک اور نے دھول چاٹی، یہ جمہوری اداروں پر چوکیدار کے حملوں کا نتیجہ ہے۔ حالیہ دنوں میں خبریں آئی تھیں کہ حکومت اور RBI کے درمیان کئی معاملات پر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حکومت اور ریزرو بینک آف انڈیا کے درمیان اختلافات اور کشمکش کی خبریں آئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ 2019 کے لوک سبھا الیکشن سے پہلے حکومت بعض بینکنگ وسائل استعمال کرنا چاہتی ہے، لیکن RBI گورنر اور دوسرے ریزرو بینک عہدیدار اس کے خلاف تھے۔ ایسے الزامات بھی لگائے گئے کہ RBI گورننگ بورڈ میں حکومت نے اپنے حامیوں اور کٹ پتلیوں کو مقرر کیا ہے۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے کہا ہے کہ شراب کے تاجر وجے مالیہ کو ہندوستان کے حوالے کیا جائے گا۔ وجے مالیہ کے پاس اس فیصلے کے خلاف اپیل کے لیے 14 دنوں کا وقت ہے۔ ہندوستانی بینکوں کو 9,000 کروڑ روپے کا چونا لگانے کے لیے وجے مالیہ کی ہندوستان میں تلاش ہے۔ CBI عہدیداروں کی ایک ٹیم عدالت میں اس سنوائی کے لیے خاص طور پر اتوار کو لندن روانہ ہوئی تھی۔ وجے مالیہ نے اس بنیاد پر اپنی حوالگی کی مخالفت کی کہ ان کے خلاف کیس سیاسی محرکات پر مبنی ہے اور انہوں نے جو قرض لیے تھے وہ کنگ فشر ایئر لائن کو زندہ رکھنے کے لیے لیے تھے۔ یہ ایئر لائن اب کام نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ پیسہ ایک اچھے مقصد کے لیے خرچ کیا گیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ تجارتی منصوبہ ناکام ہو گیا۔ کرکٹ، ہندوستان نے ایڈیلیڈ میں تاریخی ٹیسٹ جیت حاصل کی ہے۔ مین آف دی میچ چٹیشور پجارا نے دونوں اننگز میں متاثر کن مظاہرہ کیا۔ ہندوستانی بولرز نے بھی وقت۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایران کے خلاف نیٹو جیسا اتحاد بنائیں گے، سعودی عرب نے کیا اعلان، کہا امریکہ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ اتحاد کا نام مڈل ایسٹ اسٹریٹجک الائنس ہوگا۔ GCC میٹنگ کے بعد عادل الجبیر نے کیا باقاعدہ اعلان۔ GCC سمٹ میں قطر معاملہ حل نہیں ہو سکا، شاہ سلمان نے ایران پر لگایا عرب ملکوں میں دخل اندازی اور دہشت گردی کا الزام۔ الحوثیوں نے کہا یمن بحران حل کرنے کے لیے مزید بات چیت کریں گے، سویڈن سے ملے اچھے اشارے۔ سعودی عرب نے خشوگی کیس کے ملزمین کو ترکی کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ مقتول جرنلسٹ کی منگیتر نے کہا انصاف ملنے تک لڑیں گی۔ وجے مالیہ کو ہندوستان کے حوالے کیا جا سکتا ہے، برطانیہ کی عدالت کا فیصلہ۔ کنگ فشر چیف کے پاس اپیل کے لیے ہے 14 دن کا وقت۔ تلنگانہ اور دوسری ریاستوں میں منگل کو ہوگی ووٹوں کی گنتی، نتیجوں پر ٹکی ہے پورے ہندوستان کی نظریں۔ اسد اویسی نے کی KCR سے ملاقات، دہلی میں بھی زبردست سرگرمیاں۔ حکومت RBI اختلافات کے بیچ اریجیت پٹیل نے استعفیٰ دے دیا۔ کانگریس نے کہا جمہوری اداروں پر چوکیدار کے حملوں کا نتیجہ ہے۔ رام مندر شور کے بیچ منگل سے شروع ہوگا پارلیمنٹ کا سرمائی سیشن، رافیل ڈیل اور دوسرے مسائل پر ہنگاموں کا امکان۔ مرکزی وزیر اپیندر کشواہا نے دیا استعفیٰ۔ ایڈیلیڈ میں ہندوستان کی تاریخی جیت، آسٹریلیا کو 31 رن سے ہرایا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔